नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने एनसीईआरटी के बारे में, जो कि क्लास 5th की है, ईवीएस की। उसको हम लोगों ने एक एक चैप्टर को कवर करने का काम किया है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर अपना 15 कवर किया, ठीक है, जो कि था उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और चैप्टर नंबर 19 के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 4 चैप्टर को कवर करने का काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की जो अब तक की वीडियो बन गई है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको सीडीपी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके भी वीडियो अलग प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो इसमें जो चैप्टर नंबर अपना 16 है, कौन करेगा यह काम, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो पढ़ने लायक हो या जहाँ से आपका सीटेड क्वेश्चन पूछता हो। तो इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 की तरफ। चैप्टर नंबर 16 में कौन करेगा यह काम, मतलब उसमें ये बताया गया है कि जो नाली नाले साफ़ होते हैं, सीवर साफ़ होते हैं, उसको कौन लोग करते हैं, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ से सीटेट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस वजह से इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब बात करेंगे अपना चैप्टर नंबर 17 का। तो चलिए बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 17 की, जो कि टॉपिक है फांद ली दीवार। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें आपको ढेर सारी लड़कियाँ दिख सकती हैं बास्केटबॉल के साथ। तो इसमें ये गरीब घर की लड़कियाँ हैं, गांव की लड़कियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद भी इन्होंने अपने जिद की वजह से यहाँ तक पहुँची, मतलब ये सेमीफाइनल तक पहुँची नेशनल लेवल के चैम्पियनशिप में। ठीक है, गांव से निकल के वहाँ तक जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसी के बारे में यहाँ बात की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो इसका मेन इसमें टॉपिक है उसको देखेंगे, जो कि है इनके कोच सर के बारे में और यहाँ के स्टेडियम के बारे में। वही चीज़ें जानने लायक हैं यहाँ पे, कि जहाँ से सीटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके कोच कौन थे, उसके बारे में बात करेंगे, और स्टेडियम कौन सा था उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इनका प्लेग्राउंड है जो बाद में स्टेडियम बन गया था, और यहाँ इनके कोच सर के बारे में बात की गई है। तो इनके कोच सर कौन है, तो नूर खान है। ठीक है, और इनका जो प्लेग्राउंड था बाद में जो स्टेडियम में तब्दील हो गया वो कौन सा था, बच्चू खान प्लेग्राउंड, जो कि कहाँ था, तो ये मुंबई में था। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि बास्केटबॉल के जो कोच थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है नूर खान है। ठीक है, तो इसमें बस यही इम्पोर्टेंट था। जहाँ पे यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र दिया गया है, तो ये कहाँ पे प्लेग्राउंड था, तो ये महाराष्ट्र के अंदर था। तो चैप्टर नंबर 17 में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब बात करेंगे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 18 का, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 18 का, जो कि है जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि गांव के कुछ लोग दिख रहे हैं, गरीब लोग दिख रहे हैं। तो इसमें जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है जाएं तो जाएं कहाँ, तो क्या होता है कि एक गांव में बांध बनना होता है, तो वहाँ पे नोटिस जारी होती है कि सभी लोग अपना गांव खाली करके कहीं और चले जाएं, जिनकी ज़मीन है उनको ज़मीन के बदले कहीं दूर ज़मीन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो गांव खाली करने का आदेश दिया गया है। तो इसमें क्या होता है ना कि बांध बनने से बहुत सारी चीज़ें नुकसान होती है। एक तो हमारे पूर्वजों का ज़मीन चला जाता है, दूसरा जो जल में रहने वाले मछली हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, उनको नुकसान होता है, प्लस जंगली जानवरों को भी नुकसान होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा है नदी के पास एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी। तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों, जैसा कि मैंने अभी बताया, बाप दादा की जमीन घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, खाली करने के लिए आदेश दिया गया है।
पे एक पॉइंट देखने लायक है, ये लिखा हुआ है कोलतार। कोलतार से बना रास्ता। ठीक है, कोलतार क्या होता है? जिससे सड़क बनाई जाती है उसको अलकतरा भी कहते हैं, कोलतार कहते हैं। कहीं कहीं पे अब तो सीमेंटेड रोड होने लगी हैं, लेकिन जो पहले के टाइम और अभी के भी टाइम आपको कोलतार से बने हुए सड़कें देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कोलतार के बने सड़कें हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करेंगे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 19 के बारे में। उसमें देखेंगे कि उसमें क्या है। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 19, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार का भी कहानी है। अगर आज ना सुनी तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। इसमें कहता है कि मैं जन्मा था गुजरात के वानगाम में। तो अगर पूछे वानगाम कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्यौहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। गांव में क्या होता है ना, लोग जैसे इस बार की फसल के कुछ बीज बचा के रखते हैं ताकि वही बीज अगले साल हम फिर से बो सकें। तो वही इसमें बताया है कि दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है, सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता था। तो बीजों को किस में रखा जाता था? सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता था। जो सपेरों के पास बीन होता है वो भी सूखी लौकी का होता है। किस चीज़ से बना होता है? तो सूखी लौकी का बना होता है। तो इसमें कहा गया है सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता था। मगर उस साल दामजी भाई ने हमें बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाले मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया था। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई थी। तो सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है कि कीड़ों से बचाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो नीम की पत्तियों का। तब और बीजों के साथ मैं यहीं से रहने लगा। उस समय दामजी भाई ने सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते थे। जब नई फसल तैयार हो जाती थी तो सब साथ साथ त्यौहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेतों में ही ताजी सब्जियां को मसाला के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता था। इस पकी सब्जी को कहते थे ऊधियूं। गुजराती में ऊधियूं का मतलब होता है उल्टा। ऊधियों का जो गुजरात में मतलब होता है उसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो ये गुजरात के बारे में बताया गया है और वहाँ के खेती के तौर तरीके के बारे में बताया गया है कि बीजों को कैसे रखा जाता था अगले साल बोने के लिए। फिर बीजों को कीड़े लगने से बचाने के लिए उसमें क्या रखा जाता था? तो नीम की पत्ती रखी जाती थी। ये तरह तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोग तकनीकी को अपनाते गए। पहले बैलों से खेती की जाती थी, अब ट्रैक्टर हो गए। पहले नहरों से सिंचाई होती थी, अब हर हर इंसान के पास अपना खुद का ट्यूबवेल है। मोटर से वो अपने खेत की सिंचाई कर लेते हैं। पहले गाय भैंस जानवर रखे रहते थे लोग, तो उससे खाद भी होती थी। अब ना लोग जानवर रखते हैं ना खाद है उनके पास, तो महंगी खाद खरीद के अपने खेतों में उसे डालते हैं। तो ये तरह तरह की चीज़ें इसमें हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, उसको देखते हैं। यहाँ पे है खर्चे पे खर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं, जैसा कि अभी मैंने बताया। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे
कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते थे। फसल पर दवाइयाँ का छिड़काव भी करना पड़ता था। जैसे कि ये देखिए, फसल पे छिड़काव किया जा रहा है। कीड़े से बचने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाता है फसल पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे ज़मीन की जान ही खींच ली। अगर आप एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगा रहे हैं तो वो कुछ टाइम में जो आपका खेत है वो बंजर हो जाएगा। ठीक है, एक ही फसल उगाने से और बार बार उसमें दवाइयाँ डालने से। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ से सीटेट एक बार पूछा भी है क्वेश्चन। तो चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको समझते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन पौधों को, क्रोटोन को हिंदी में कहते हैं जमाल घोटा, की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं। कौन जान जाते हैं? तो वहाँ के लोग जिसका खेत है, किसान जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। तो पानी की आवश्यकता है जानने के लिए क्या करते हैं, किससे पता लगता है? तो जमाल घोटा से, क्रोटोन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। इसमें केचुए के बारे में बताया गया है, तो जहाँ से आपका सीटेट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं इसको। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुए दिखे। कितने सारे केचुए ही केचुए थे। पूरे फर्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केचुए जमीन में क्या करते हैं, तो छेद बनाते हैं। ठीक है, छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन क्या होती है, पोली हो जाती है, मतलब भुरभुरी हो जाती है। और उसमें पोली हो जाने का मतलब है कि पानी अगर आप उसमें डालेंगे तो जमीन के काफ़ी अंदर तक पानी जाएगा। ठीक है, इन केचुए के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो केचुओं का क्या काम है? केचुओं का काम है मिट्टी में छेद बनाना, मिट्टी को पोली बनाना। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना। तो ये केचुए का काम है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा गया है। आगे देखते हैं। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह से गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है। अपने घर के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे साग सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, उससे भी खाद बना सकते हैं। ठीक है, वही इसमें बताया गया है कि इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फर्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में जाना। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक तो खाद के बारे में बताई गई है कि आप खाद को घर पे ही बना सकते हैं। ठीक है, बिना किसी केमिकल के आप नेचुरल तरीके से खाद बना सकते हैं, वो बताया गया है। केचुए के बारे में बताया गया है कि केचुए कैसे किसान की मदद करते हैं या मिट्टी कैसे उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसे जैविक खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वीडियो में कवर किया चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19। अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 20 की, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था आज के चारों चैप्टर में, लेकिन कुछ जगह पे एक एक पॉइंट ऐसे थे जो समझने लायक थे, जहाँ से सीटेट कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।